हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चैप्टर नंबर 2, जो कि है सेक्शन नंबर 10 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक। फर्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 10 से लेकर सेक्शन नंबर 18 तक, और इसके बाद में हम देखने वाले हैं सेक्शन नंबर 19 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 10 के साथ। सेक्शन नंबर 10 में हमें मिलता है व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें स्टेटमेंट है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। देखिए, सभी एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर वो फ्री कंसेंट से बने हो, पार्टीज जो हो वो कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के, उसका लॉफुल कंसिडरेशन हो और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमें आएगा सेक्शन नंबर 11 में। तो चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 11 की ओर। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज of the age of majority according to law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject। इसमें हमें दिया गया है कि हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन, हर एक शख्स जो है वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के, जिसमें हमें मिलते हैं 3 पॉइंट। सबसे पहले तो उसे मेजर होना चाहिए। देखिए, मेजर का मतलब सिर्फ 18 प्लस ही नहीं होता, कुछ केसेस में 21 प्लस भी होता है। जैसे कि जिसके पेरेंट्स नहीं होते उसके केस में 21 को मेजर माना जाता है। पॉइंट जो इसमें सेकंड है वो है साउंड माइंड। साउंड माइंड का हमें मिलेगा सेक्शन नंबर 12 में, तो हम उसे आगे डिस्कस करेंगे। और नंबर थर्ड है नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, यानी कि जिसका दिवालिया निकल जाता है उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, या फिर उसमें एलियन एनिमी भी आते हैं। तो अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 12 की ओर। व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट if at a time when he makes it he is capable of understanding it and of performing a rational judgment as to its effect upon its interest। एक पर्सन को साउंड माइंड तब माना जाता है जब वो सोच समझ सकता है कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर, यानी उसे सोच समझ के आना चाहिए, तभी वो साउंड माइंड कहलाएगा। देखिए, साउंड माइंड में एक आता है टर्म इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब पक्का पागल होता है। और इसमें ये भी पॉइंट है कि अ पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ अनसाउंड माइंड, यानी कि एक व्यक्ति जब के साधारण वो साउंड माइंड रहता है लेकिन कभी कभार वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, यानी कि इसे हम समझ सकते हैं कि जिसे दौरे पड़ते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तभी कर सकता है जब वो ठीक हालत में हो। जब उसे दौरे पड़े हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इसमें सिर्फ दौरों का ही नहीं है, अगर कोई व्यक्ति ड्रंकन है, यानी कि वो शराब का नशा करता है या किसी भी प्रकार का नशा करता है, या फिर वो फीवर है उसे, मतलब सोचने समझने की शक्ति उसकी ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हम उसे साउंड माइंड नहीं कहेंगे, उसे हम अनसाउंड माइंड कहेंगे। इसके बाद है सेक्शन नंबर 13, जिसमें डिफाइन किया गया है कंसेंट को। टू और मोर पार्टीज आर सेड टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग ऑन द सेम सेंस। देखिए, यहाँ पे भी 3 टर्मिनोलॉजीज है मीट कंसेंट में: मीटिंग ऑफ माइंड, सेम थिंग और सेम सेंस। उनका दिमाग मिलना चाहिए, यानी कि एक ही चीज़ के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। अब यहाँ पर कभी कभी क्या प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक व्यक्ति है, अब वो कह रहा है कि एक पर्सन, सपोज एक पर्सन ए है
और वो पर्सन बी से कह रहा है कि मुझे अपनी गाड़ी बेचनी है। अब उसके पास दो गाड़ियाँ हैं, एक समझ लो रोल्स रॉयल्स है और एक अल्टो है, और वो कह रहा है कि मैं तुझे ये गाड़ी 5 लाख में दे दूँगा। अब सामने वाला समझता है कि वो रोल्स रॉयल्स की बात कर रहा है, जबकि वो बात कर रहा था अल्टो की। तो ये सेम सेंस नहीं है। सेम थिंग के बारे में तो बात हुई है कि हाँ कार की बेचने की बात हुई है कि हम कार का सौदा कर रहे हैं, लेकिन कौन सी कार, सेम सेंस जो है उनका वो सेम सेंस नहीं है। तो ये था कंसेंट की डेफिनेशन। फिर उसके बाद है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट की भी डेफिनेशन में हमें 5 पॉइंट मिलते हैं। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when not caused by coercion as defined in section number 15, undue influence as defined in section 16, fraud as defined in section 17, misrepresentation defined in section 18, mistake subject to provision of section 20, 21 and 22। देखिए हम कोर्शन भी देखेंगे, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी देखेंगे। जो फ्री कंसेंट है उसमें ये सब नहीं होना चाहिए, कोर्शन नहीं होना चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कोर्शन, जो कि है हमारा सेक्शन नंबर 15। कोर्शन को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। कोर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एक्ट एनी फोरबिडन by Indian Penal Code 45 of 1860 or the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement। अब इसे एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक पर्सन है ए और आप है पर्सन बी। सामने वाला आता है, आपके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, साइन कर एग्रीमेंट पे वरना ही ठोक दूंगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कमिटिंग थ्रेटनिंग टू कमिट, यानी मर्डर की मनाही इंडियन पेनल कोड करता है और वो कह रहा है कि तुझे ठोक दूंगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कोर्शन। उसने आप पर दबाव डाला। किस चीज़ का दबाव डाला? कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो ये क्या है? कोर्शन है। इसके बाद हमें मिलता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। इसमें हमें मिलते हैं 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन subsisting between the parties are such that one of the party is in the position to dominate the will of the other and uses the position to obtain an unfair advantage over the other। यानी कि इसमें जो एक व्यक्ति होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस में, वो एक ऐसी मुकाम पर होता है जो आपको धमका सकता है। देखिए इसमें लेकिन मारने की बात नहीं होती है, इसमें मतलब इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है आपको। जैसा कि आपके बॉस, आप सपोज आप एक एम्प्लॉय हो किसी कंपनी में और आपको सामने वाला बॉस कह रहा है कि देख ये काम कर दे, तेरे कार इतने में बेच दे, नहीं तो तेको यहाँ से निकाल दूंगा। तो ये क्या है? अनफेयर यूज़ है अपनी पोजीशन का, और इसे ही कहते हैं हम अनड्यू इन्फ्लुएंस। इसके बाद है सेक्शन नंबर 17 फ्रॉड। फ्रॉड को कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है। फ्रॉड मीन्स एन इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विथ हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट विथ इंटेंट टू डिक्रीव अनदर पार्टी thereto of his agent or to induce him to enter into the contract। ये तो हम सबको पता है फ्रॉड क्या होता है। अब इसमें है कुछ 5 पॉइंट। द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी कि किसी को गलत चीज़ बताना
फॉल्स चीज़ बताना कि नहीं ये ऐसा नहीं वैसा है, घुमा फिरा के बात को बताना, या किसी चीज़ का क्लियर बताना नहीं, तो वो है फ्रॉड। उसके बाद हमें मिलता है सेक्शन नंबर 18, जिसमें दिया गया है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स एंड इंक्लूड the positive assertion in a manner not warranted by the information of the person making it of that which is not true, though he believes it to be true। इसमें जो है तो वो सामने वाले को भी पता नहीं होता कि वो ऐसी चीज़ नहीं है। ये एक मिसरिप्रेजेंटेशन जो है वो इनोसेंट मिस्टेक होती है। एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी which without an intent to devise gains an advantage to a person committing it or anyone claiming under him by misleading another to his prejudice or to the prejudice of anyone claiming under him, causing however even innocently a party to an agreement to make a mistake as to the substance of which thing which is the subject of the agreement। ये है मिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए जो सेक्शन नंबर 15 से लेकर सेक्शन नंबर 18 तक है, मतलब कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, तो इससे जो एग्रीमेंट है वो वॉइड एबल हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ चुका है। इसके बाद पार्ट 2 हम कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।